हेलो स्टूडेंट्स। तो नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं विच इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एज द नेम सजेस्ट इलेक्ट्रो यानी कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल करंट, इसी से रिलेटेड हम डिस्कस करने वाले हैं। इसका देखते हैं केमिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट का केमिस्ट्री से क्या कनेक्शन है, ये आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर डेली लाइफ में हम बहुत सारे सेल्स और बैटरीज यूज करते हैं, और जो सेल्स और बैटरीज हम जब यूज करते हैं तो हमें पता होता है कि सर्किट में जो है वो करंट फ्लो करने लगती है। तो सभी के माइंड में आता है कि ऐसा क्या होता है, इन सेल्स और बैटरीज को लगाने से कैसे करंट फ्लो करती है, कैसे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ये हमें जनरल क्यूरियोसिटी सभी में होती है, तो वो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बट इसके अलावा इस चैप्टर के और भी कुछ पार्ट्स हैं जो भी हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, दिस चैप्टर मेनली डील्स विद फर्स्ट वन, production of electric current, by chemical reactions, और जिन apparatus में ये होता है, जैसे सेल्स और बैटरीज जो हम यूज कर रहे हैं, ऐसे सेल्स को बोला जाता है गैल्वेनिक सेल। तो the apparatus used is called, उसी में लिखना है, apparatus used is called galvanic cell. जिसमें हम केमिकल रिएक्शन से करंट प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड टाइप पर आते हैं। बहुत सारा डिस्कशन हमने, हो सकता है आपने मेटलर्जी में भी किया हो, कि एक सॉल्यूशन के थ्रू जब हम करंट पास करते हैं तो आयंस जो है वो एनोड और कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। यानी इलेक्ट्रिकल करंट से हम कुछ केमिकल चेंजेस भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जो सेकंड डिस्कशन होगा वो ये होगा कि अगर किसी सेल के थ्रू, किसी एपरेटस के थ्रू अगर हम करंट पास कर रहे हैं तो उस एपरेटस में क्या क्या केमिकल चेंजेस होंगे। तो स्टडी ऑफ केमिकल changes produced by electric current. Study of chemical changes produced by electric current. और जिस एपरेटस में ऐसा होता है उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो लिखिए, एपरेटस यूज्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो ये तो दो पार्ट हो गए जहां पर हम डिस्कस करेंगे कैसे करंट से केमिकल चेंजेस प्रोड्यूस होंगे और कैसे केमिकल चेंजेस से हम करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक पार्ट और है इस चैप्टर का, चार्ज जो है हम दो तरह से कंडक्ट कर सकते हैं, वायर्स के थ्रू जिसमें इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरी करते हैं, और सॉल्यूशन के थ्रू। तो आयंस के थ्रू सॉल्यूशन में भी चार्ज कंडक्ट होता है। तो एक सॉल्यूशन के थ्रू चार्ज कैसे कंडक्ट होता है, उससे रिलेटेड पैरामीटर्स क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे। थर्ड पार्ट कंडक्शन या कंडक्टेंस कह दीजिए, कंडक्टेंस, ये हमारा थर्ड पार्ट होगा। मेनली यहाँ पर एक सॉल्यूशन कैसे चार्ज कंडक्ट करता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो ये तीन पार्ट है इस चैप्टर के, वन बाय वन करके हम स्टडी करेंगे। बट इस चैप्टर में थ्रू आउट एक टर्म जो है वो कॉमनली यूज होती है, दैट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नॉर्मली इसे हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पर हम इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही बोलते हैं। क्या होता है चलिए वो देखते हैं। लेट्स से हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हमने
कॉपर की एक रॉड डिप कर दी, यार कॉपर की एक रॉड डिप कर दी और सॉल्यूशन था कॉपर सल्फेट का। और यहां पर इसमें जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे थे उनको हमने स्टडी किया, इसमें जो भी केमिकल चेंजेस हो रहे थे उसको हमने स्टडी किया। तो हमने क्या देखा कि सॉल्यूशन में से ये जो कॉपर +2 आयंस है, सॉल्यूशन में ये जो कॉपर +2 आयंस है, ये इस मेटल रोड पर जाते हैं। मेटल रोड पर जाके वहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेटल्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनको उनके साथ कंबाइन होकर रिड्यूस हो जाते हैं और कॉपर सॉलिड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सॉल्यूशन में से नेट कौन से आयंस गए, कॉपर +2 आयंस। तो सॉल्यूशन में सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन कॉपर +2 से ज्यादा होगी, तो सॉल्यूशन पर नेट नेगेटिव चार्ज आ गया। कह सकते हो इस मेटल रोड पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि इस पर कॉपर +2 आयंस जाके डिपॉजिट होंगे। ये प्रोसेस चलता रहता है, हाँ, बट साइमल्टेनियसली आप कह सकते हो कि मेटल रोड से भी कॉपर सॉलिड जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होता है, यानी रिएक्शन जो है दोनों डायरेक्शन में मूव करती है। कॉपर +2 डिपॉजिट भी होते हैं और साइमल्टेनियसली कॉपर जो है सॉल्यूशन में डिसॉल्व भी होता है। हाँ, बट कह सकते हो इनिशियली ये जो कॉपर +2 के डिपॉजिट होने की जो रेट है वो ज्यादा होती है, तो नेट रिएक्शन फॉरवर्ड में जाती है। बट धीरे धीरे एक टाइम आता है जब ये जो रिएक्शन है वो एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाती है। इक्विलिब्रियम की स्टेट का मतलब कि जितने कॉपर +2 डिपॉजिट हो रहे हैं उतने ही वापस कॉपर जो है वो डिसॉल्व हो रहे हैं, तो सिस्टम एक इक्विलिब्रियम की स्टेट में आ जाता है। लेकिन तब तक यहाँ पर नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इस मेटल रोड पर नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी इन दोनों के बीच में, सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड्स के बीच में, सॉल्यूशन और मेटल रोड के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, एंड दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेकिन क्या लगता है आपको, जब भी किसी मेटल रोड को हम किसी सॉल्यूशन में डिप करेंगे, क्या हमेशा ऐसा ही होगा? ऐसा नहीं, डिपेंड करता है। इंस्टेड ऑफ कॉपर, लेट्स से हमने क्या किया, एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिया और इसमें जिंक को रोड को हमने डिप कर दिया, और अगेन यहां पर जो भी चेंजेस हो रहे थे उनको हमने ऑब्जर्व किया। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो मेटल रोड है, यहां से जिंक जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, Zn+2 में कन्वर्ट हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन तो जो है वो इसी मेटल रोड पर रह जाते हैं, लेकिन ये Zn+2 आयंस ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाते हैं। यानी यहां से एक सॉल्यूशन में कौन से आयंस चले गए, Zn+2 आयंस। अगेन यहां पर भी रिएक्शन फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होती है। सॉल्यूशन से भी Zn+2 डिपॉजिट होते हैं, बट कह सकते हो कि इनिशियली डिसॉल्व होने की रेट ज्यादा होती है, लेकिन धीरे धीरे ये सिस्टम भी किसी स्टेट में आ जाता है, इक्विलिब्रियम में। जब तक इक्विलिब्रियम आता है तब तक सॉल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज, इस मेटल रोड पर नेट नेगेटिव चार्ज। अगेन यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है, जिससे हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के कारण जनरेट हो रहा है तो इसे ई ऑक्सीडेशन बोला जाता है, जैसे यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। और अगर ये रिडक्शन की रिएक्शन के कारण हो रहा है तो इसे ई रिडक्शन कहा जाता है। ई ऑक्सीडेशन और ई रिडक्शन, यानी ये कोई फिक्स नहीं है, मेटल टू मेटल वेरी करता है। कॉपर और जिंक का बिहेवियर अलग अलग है, तो सब्सटेंस टू सब्सटेंस ये जो बिहेवियर है ये वेरी करता है। हाँ, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, क्या ये तभी डेवलप होगा जब एक मेटल रोड को हम किसी सॉल्यूशन में डिप करें? क्या तभी जनरेट होता है? तो ऐसा भी नहीं है। अगर आपने एक जिंक रोड को लेट्स से कॉपर रोड से कनेक्ट कर दिया, ये जिंक है और ये कॉपर है, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, और यहां पर भी अब जो चेंजेस हो रहे हैं उनको हम स्टडी करते हैं, तो हम क्या देखते हैं, यहां से Zn+2 जो है, जिंक ऑक्सीडाइज होता है Zn+2 में। हाँ, यहां पर अब जिंक आयन मूव नहीं करते, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस तरफ मूव कर जाते हैं,
यहां पर नेट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेट नेगेटिव चार्ज, और यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है। हाँ, लेकिन यहां पर जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है उसमें जिंक का भी रोल है और कॉपर का भी रोल है, दोनों का रोल होता है इसके अंदर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो वर्ड है वो हम पर्टिकुलरली इस सिचुएशन पे यूज करते हैं, मेनली जब एक मेटल रोड को हम किसी सॉल्यूशन में डालते हैं, जबकि पोटेंशियल डिफरेंस तो हर जगह जनरेट हो रहा है। इनफैक्ट इसे यूं कह सकते हैं, कहीं पर भी अगर आपने एक इंटरफेस जनरेट की, इसे इंटरफेस बोला जाता है, इंटरफेस या इंटरफेस जहां पर दो सब्सटेंस कनेक्ट हो रहे हैं, इनफैक्ट यहां पर भी इंटरफेस जनरेट हो रही है। ये मेटल रोड और किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में, मेटल रोड और किसके बीच में, सॉल्यूशन के बीच में एक इंटरफेस जनरेट हो रही है। तो कहीं पर भी एक इंटरफेस अगर जनरेट होती है तो वहां पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। हो सकता है कहीं ज्यादा हो, कहीं कम हो, किसी जगह पर मैग्नीट्यूड कम हो, किसी जगह मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, बट कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस तो जनरेट होगा। यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है, यहां पर भी हो रहा है। हाँ, लेकिन ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो मेनली हम इन कंडीशंस में डिफाइन करते हैं, अदरवाइज ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है और ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अगर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हमें डेफिनेशन लिखने के लिए कहा जाए तो क्या होगी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन लिखिए, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन a metal rod and its solution is called electrode potential. Metal rod and its solution is called electrode potential. अच्छा, मैं बता दूं इसका इंपैक्ट क्या होता है। जैसे यहां पर आपने जिंक और कॉपर को कनेक्ट कर दिया, आपने कह दिया यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया। इसका इंपैक्ट पता है क्या आता है, पर्टिकुलरली सिचुएशन की मैं बात करूं तो अब इस पोर्शन की जो रिएक्टिविटी है ना वो बढ़ जाती है, क्योंकि यहां पर आयंस डेवलप हो गए, रिएक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है। जैसे आपने कभी नोटिस किया जो रस्टिंग लगती है ना वो कहाँ ज्यादा लगती है, जहां दो जॉइंट्स होते हैं वहां होते हैं, या जहां पर आपने बोल्ट लगाया होता है ना वहां पर होती है। क्यों, क्योंकि जहां बोल्ट हम लगाते हैं वहां एक इंटरफेस जनरेट हो जाती है, तो वहां पर आयंस डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा बहुत बार जो बोल्ट्स होते हैं ना ओवर द टाइम वो लूज पड़ जाते हैं। लूज क्यों पड़ते हैं, क्योंकि जहां पर कॉन्टेक्ट सरफेस होती है वो पार्ट ज्यादा रिएक्टिव होता है, जिसके कारण वो रिएक्ट कर जाता है। तो इवन यस मशीन्स जब डेवलप की जाती है तो इवन ये भी देखा जाता है कि हम बोर्ड्स किस तरह से, कौन से बोर्ड्स यूज करें ताकि पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम जनरेट हो। मेटल्स और सिरेमिक्स, आई थिंक आप सबको पता है सिरेमिक्स एक और अलग कैटेगरी है जो सब्सटेंस आजकल हम यूज करते हैं, टाइल्स जो हम यूज करते हैं सिरेमिक्स में। सिरेमिक्स का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, सिरेमिक्स के केस में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत कम जनरेट होता है, तो उनका जो कोरोजन है वो नहीं हो पाता। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, सिरेमिक्स में उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती, जबकि अगर हम मेटल्स की बात करें तो मेटल्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, जनरली मेटल्स इजीली रस्ट पकड़ लेते हैं या कोरोजन जो होता है वो मेटल्स का ज्यादा होता है, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ अच्छी होती है। तो आजकल एक नए तरीके मटेरियल्स डेवलप किए जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल्स में कोशिश की जाती है कि उनकी स्ट्रेंथ मेटल्स की तरह हो लेकिन उनकी रिएक्टिविटी जो हो सिरेमिक मटेरियल की तरह। इस तरह के कंपोजिट मटेरियल्स भी डेवलप किए जाते हैं। तो खैर ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है ये मैंने आपको बताया। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन के कारण हो रहा है तो ई ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन की रिएक्शन के कारण हो रहा है तो इसे हम कहते हैं ई रिडक्शन। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है इसे कैसे मेजर किया जाए, इसे कैसे मेजर किया जाए। तो कह सकते हो जैसे हम बाकी पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, इसको भी मेजर करने का तरीका वही होगा, इसको भी मेजर करने का तरीका वही होना चाहिए। जैसे ये कॉपर, मुझे इन दोनों के बीच का एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना है,
तो क्या करूंगा, इन दोनों को एक वोल्ट मीटर से या ज्यादा एक्यूरेट रीडिंग चाहिए तो एक पोटेंशियोमीटर से कनेक्ट कर देंगे, राइट। तो इमेजिन करो मैं यहां पर इनको कनेक्ट कर रहा हूं, आपस में इनको कनेक्ट कर दिया। अभी मैं डायग्राम वोल्ट मीटर का बना देता हूं, वोल्ट मीटर का कुछ डायग्राम मैंने बना दिया। आप ये सोचिए कि हमारी इसकी एक्यूरेसी जो है अच्छी है, पोटेंशियोमीटर की तरह इसकी एक्यूरेसी है। तो हमने क्या किया, दो वायर लिए, एक को इससे कनेक्ट कर दिया, एक को सॉल्यूशन में डिप कर दिया, इससे एक वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया और इससे हम इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। वोल्ट मीटर हमें रीडिंग बता देगा। लेकिन क्या लगता है आपको, ये जो हमने वोल्ट मीटर से रीडिंग मेजर की है, क्या ये सही है? नहीं है। क्यों नहीं? इसलिए नहीं है क्योंकि इस प्रोसेस में जब आप ये मेजर करने जा रहे हो तो आपने क्या किया, एक वायर को इस सॉल्यूशन में डिप कर दिया और जैसे इस वायर को इस सॉल्यूशन में डिप किया तो यहां पर भी एक इंटरफेस डेवलप होगी, यहां पर भी एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होगा। इनफैक्ट हो सकता है यहां पर कुछ जॉइंट्स हो तो यहां पर भी कुछ पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाए। तो अब ये जो वोल्ट मीटर आपको रीडिंग देगा, वो वोल्ट मीटर इस इंटरफेस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, इस इंटरफेस के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ है, इन सब का नेट रिजल्ट आपको वो देगा, इन सब का नेट रिजल्ट वो देगा। यानी जितनी भी इंटरफेसेस जनरेट हो रही है उन सब के का क्यूमुलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको पता चलेगी। लेकिन हमें तो केवल इन सॉल्यूशन और मेटल रोड के कारण जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो मेजर करना था। तो फिर क्या करें? अब अगर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो इस वायर को तो डिप करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी हवा में लटका दो फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, नहीं आएगा, आपको डिप तो करना ही पड़ेगा, डिप तो करना ही पड़ेगा। बहुतों को लगता है कि सर सेम कॉपर वाला ही वायर इधर भी डाल दो, अगर कॉपर वाला वायर इधर डाल दोगे तो वोल्ट मीटर की रीडिंग ही जीरो हो जाएगी, कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा उतनी पॉजिटिव चार्ज यहाँ होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कुछ भी नहीं आएगा। मतलब ये है कि अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो आपको वायर को डिप करना ही पड़ेगा और कोई तरीका नहीं, यानी इंटरफेस तो जनरेट होगी ही होगी। मतलब ये है कि हम ये जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ जनरेट हो रहा है इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते। मैं पोटेंशियल की बात नहीं कर रहा हूं, पहले ध्यान रखना, मैं बात ही पोटेंशियल डिफरेंस की कर रहा हूं, लेकिन ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी हम मेजर नहीं कर सकते। तो क्या किया जाता है, यहां पर एक स्टैंडर्ड अपरेटस फिक्स कर लिया हमने, स्टैंडर्ड अपरेटस जिसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका सेटअप क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के, वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, मान ले उसमें जितनी भी इंटरफेसेस बन रही है उन सब के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जीरो मान लें। जितनी भी इंटरफेसेस बन रही है उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम जीरो मान लेते हैं, तो फिर जो भी वोल्ट मीटर की रीडिंग है वो हमें इसका पोटेंशियल डिफरेंस बताती है। ऑब्वियसली जिस दिन आपने ये रेफरेंस चेंज किया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की जगह कुछ और लिया, तो कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बदल जाएगा। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेटा हम यूज करते हैं, हम कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव वैल्यूज है, रिलेटिव टू व्हाट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। आप एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते हो। क्यों नहीं कर सकते वो मैंने आपको बताया। बहुत जगह अलग अलग तरह के लॉजिक दे दिए जाते हैं। बहुत बार ये कह दिया जाता है कि H+ का डेल्टा H फॉर्मेशन जीरो है, इसीलिए हम यहाँ पर जीरो मान रहे हैं, तो वो कोई कनेक्शन नहीं है। H+ का डेल्टा H फॉर्मेशन जीरो मानने का लॉजिक बिल्कुल अलग है। यहाँ पर हम ये जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेफरेंस में जो मेजर कर रहे हैं उसका लॉजिक बिल्कुल अलग है। क्यों जीरो मान रहे हैं वो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो भी रेफरेंस लो हम मान लेंगे कि उनके अंदर जितनी भी इंटरफेसेस जनरेट हो रही थी उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने जीरो मान लिया, राइट। तो लिखिए यहां पर, इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन दी, it is impossible to determine the absolute value of electrode potential
absolute value of electrode potential, because measuring process generates other interfaces whose electrode potential also appear in the observed value. Therefore, electrode potentials are measured with respect to a standard reference electrode called standard hydrogen electrode. ठीक है, कैसे करेंगे वो भी आगे आएगा, वेट करो। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है वो मैंने आपको बताया, ये टर्म्स कैसे आई, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये वर्ड कैसे आए, और क्यों हम ये जो स्टैंडर्ड ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करते हैं वो विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड करते हैं, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमें पता है जब हम सेल्स और बैटरीज यूज करते हैं जिन्हें हम कहते हैं गैल्वेनिक सेल, तो इनसे करंट प्रोड्यूस होती है। तो पहले तो ये समझते हैं कि इनसे करंट क्यों प्रोड्यूस होती है। ऐसा क्या होता है कि जैसे हम इनको वायर से कनेक्ट करते हैं इनके दोनों एंड्स को, तो उस वायर में करंट फ्लो करने लगती है। तो हेडिंग डालिए वर्किंग ऑफ ए गैल्वेनिक सेल। एक गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है वो हम समझेंगे। यहां पर राइट नाउ जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जो एग्जांपल हम यहां पर यूज कर रहे हैं पर्टिकुलरली, वो है डेनियल सेल, सिंपलेस्ट सेल कह सकते हो डेनियल सेल। क्या होता है देखते हैं। तो ये जो डेनियल सेल होता है उसमें दो कंपार्टमेंट होते हैं। एक कंपार्टमेंट में जिंक रोड होती और ZnSO4 का ही सॉल्यूशन होता है, एक्वस सॉल्यूशन ZnSO4 का। दूसरे कंपार्टमेंट में कॉपर और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। ठीक है, इन दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया। अभी की ओपन है, क्लोज नहीं किया। मैंने यहां पर एक वोल्टमीटर भी लगा दिया और एक गैल्वेनोमीटर भी हमने लगा दिया, जिससे हमें करंट की डायरेक्शन भी पता चलती है। क्या होगा जब जैसे आपने इस जिंक रोड को यहां पर टिप किया, जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, जिंक जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है वो तो इसी मेटल प्लेट पर रह जाएंगे और सॉल्यूशन में Zn+2 आयंस आ जाएंगे। तो सॉल्यूशन पर नेट पॉजिटिव चार्ज, यहां पर नेट नेगेटिव चार्ज, और कुछ देर में यहां पर एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, यहां पर नेट नेगेटिव चार्ज। सिमिलरली यहां पर क्या होगा, कॉपर +2 आयंस डिपॉजिट हो जाएंगे, कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉल्यूट, जिसके कारण इस पर नेट पॉजिटिव चार्ज और इस सॉल्यूशन में नेट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ये दोनों सिस्टम जो है अब वो इक्विलिब्रियम पर है। यहां पर भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है, यहां पर भी इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो चुका है।
अब हमने क्या किया, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, की को क्लोज कर दिया। जैसे ही आपने दोनों को कनेक्ट किया क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, ऑब्वियसली ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन वायर के थ्रू कॉपर प्लस 2 आयंस तो मूव नहीं कर सकते, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से मूव करेंगे, बाहर निकलेंगे। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ से बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेंगे क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल गए, यानी यहां से आपने इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड में आएगी, मगर कुछ और जिंक जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे। सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे तो और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, वो इलेक्ट्रॉन यहीं पर रह जाएंगे। तो कह सकते हो जितने इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकले थे वापस उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रोड्यूस हो जाएंगे, यानी यहां पर ऑलमोस्ट उतना ही नेगेटिव चार्ज वापस आ जाएगा। इफेक्ट हो सकता है 100% कंपनसेट ना हो, बट हाँ उतना ही वापस यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज होगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे ये यहाँ का इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब कर देंगे। जैसे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे यहाँ का इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो सॉल्यूशन में से कुछ और कॉपर प्लस 2 आयंस यहाँ जाके डिपॉजिट हो जाएंगे, यानी ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में आएगी और यहाँ पर वापस उतना ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेट चेंज क्या हुआ, नेट चेंज क्या हुआ देखा जाए तो यहां से जिंक सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो गए, यहां वापस उतना ही नेगेटिव चार्ज, यहां पर कॉपर प्लस 2 इस मेटल रोड पर जाके डिपॉजिट हो गए, यहां पर वापस उतना ही पॉजिटिव चार्ज। और इस वायर के थ्रू कुछ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर गए, कह सकते हो यहां पर अभी भी वापस कोई नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर वही पॉजिटिव चार्ज है, फिर से ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, फिर से ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, फिर से ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे तो ये इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा और ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जाएगी। यानी हो क्या रहा है, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जा रही है, ये रिएक्शन भी फॉरवर्ड में जा रही है और इस वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। और इस वायर के थ्रू अगर इस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो कह सकते हो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका फ्लो होगा, करंट का फ्लो। यानी हमने कुछ भी नहीं किया, अपने आप सब हो रहा है। जैसे आपने दोनों को वायर से कनेक्ट किया, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेंगे, ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, ये इक्विलिब्रियम भी डिस्टर्ब होगा, यहाँ पर जिंक डिसॉल्व होगा, यहाँ पर कॉपर प्लस 2 डिपॉजिट होगा और इस वायर के थ्रू करंट जो है वो फ्लो करेगी। कब तक करेगी तो कह सकते हो जब तक यहाँ पर जिंक है वो डिसॉल्व होते रहेंगे, जब तक सॉल्यूशन में कॉपर प्लस 2 आयंस है वो यहाँ डिपॉजिट होते रहेंगे और इस वायर में करंट फ्लो करती रहेगी। यानी एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है गैल्वेनिक सेल का। क्या हो रहा है, इस एंड पर ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस एंड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, जहां ऑक्सीडेशन होता है हमें पता है इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, तो आपने क्या किया, वायर से कनेक्ट किया और जहां रिडक्शन हो रहा है वहां इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, तो आप यहां से यहां इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हो, दैट्स इट। तो कोई भी जो गैल्वेनिक सेल होता है, यस हाँ, उसमें किसी भी गैल्वेनिक सेल में कह सकते हो कि दो प्लेसेस होते हैं, एक जगह पर ऑक्सीडेशन होता है और दूसरी जगह पर रिडक्शन होता है। उन दोनों जगह को आप एक वायर से कनेक्ट कर दो तो उस वायर में करंट फ्लो करेगी। इवन मोबाइल्स में कहीं पर भी जो भी आप सेल्स और बैटरीज यूज करो, सारे सेल्स और बैटरीज, कार में जो हम लेड स्टोरेज सेल यूज करते हैं, मोबाइल में जो लिथियम बैटरीज हम यूज करते हैं, उन सबका कॉन्सेप्ट भी यही होता है, उन सभी का यही कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर इस सर्किट के थ्रू करंट फ्लो करेगी, यहां पर ऑक्सीडेशन होगा और यहां पर क्या होगा, रिडक्शन। समझ में आएगा? यस कह सकते हो। इसका मतलब कोई भी जो गैल्वेनिक सेल है उसमें दो पार्ट होंगे, एक जहां ऑक्सीडेशन होता है, दूसरा जहां रिडक्शन होता है। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे बोला जाता है एनोड और जहां रिडक्शन होता है उसे कहा जाता है कैथोड। जहां ऑक्सीडेशन होता है उसे एनोड, जहां रिडक्शन होता है उसे कैथोड। लेकिन यहां पर मैं आपको बता दूं, ये जो एनोड है इस पर नेगेटिव चार्ज है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। हो सकता है आपने पहले कुछ उल्टा सुना हुआ हो, लेकिन वो उल्टा नहीं, ये गैल्वेनिक सेल है। आप फर्स्ट टाइम गैल्वेनिक सेल स्टडी कर रहे हो, इससे पहले आपने हमेशा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स पढ़े। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स अलग है, ये गैल्वेनिक सेल है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड पर प्लस और कैथोड पे माइनस चार्ज होता है, लेकिन यहाँ पर एनोड पे माइनस और कैथोड पे प्लस चार्ज होता है। बेसिकली एनोड और कैथोड जो डिफाइन चार्ज के अकॉर्डिंग नहीं होते। एनोड जो है, जो हम डिफाइन करते हैं वो ऐसे डिफाइन करते हैं, एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स। एनोड मींस एट विच ऑक्सीडेशन अकर्स।
कैथोड अंडरस्टूड है, जहां पर क्या हो रिडक्शन। डायग्राम बनाइए, रिएक्शंस भी लिखे। एट एनोड क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। एट कैथोड कॉपर 2 प्लस सॉरी ओवरऑल रिएक्शन को बोला जाता है सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन के लिए क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को हम ऐड करते हैं तो जिंक सॉलिड। हाँ, इस तरह से ऐड करना कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक तरह से यहाँ पर इंटरमीडिएट प्रोडक्ट की तरह एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरी जगह कंज्यूम हो रहा है। तो इस तरह से ऐड करना है कि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। राइट नाउ तो दोनों में इलेक्ट्रॉन सेम है, तो डायरेक्ट ऐड कर दो, नहीं तो किसी भी रिएक्शन को सुटेबल फैक्टर से मल्टीप्लाई करो ताकि इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो जाए। कॉपर प्लस 2 Zn2 प्लस ये सेल रिएक्शन, और कह सकते हो कि ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। तो यस, कोई सा भी गैल्वेनिक सेल हो उसमें रिडॉक्स रिएक्शन ही होगी, यानी गैल्वेनिक सेल के लिए जरूरी है कि रिएक्शन जो हो वो रिडॉक्स हो, यानी कोई इलेक्ट्रॉन लूज करे और कोई इलेक्ट्रॉन गेन करे। नॉन रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हो सकती। सेल लिख सकते हो एक पॉइंट, ए सेल रिएक्शन, या और प्रिसाइजली बात करें गैल्वेनिक सेल रिएक्शन। एक गैल्वेनिक सेल रिएक्शन must be a redox reaction. Must be a redox reaction, एक redox reaction होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सेल के लिए पता जरूरी क्या, ऐसा नहीं है एक कि आपने क्या किया, एक कंटेनर में कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, उसमें जिंक डाल दोगे तो वहां पर भी ये रिएक्शन हो जाएगी, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव है, जिंक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कॉपर रिड्यूस हो जाएगा, लेकिन वहां पर करंट प्रोड्यूस नहीं होगी, क्योंकि वहां क्या हो रहा है, जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, आपने इस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में जिंक डाल दिया, तो जहां ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का वही एक्सचेंज हो जाएगा। एक सेल के लिए क्या जरूरी, गैल्वेनिक सेल के लिए क्या जरूरी है, ऑक्सीडेशन किसी और जगह पर हो, रिडक्शन किसी और जगह पर हो, उन दोनों को आप किससे कनेक्ट करो, वायर से। तो सेल के लिए यानी रिडॉक्स रिएक्शन तो होना जरूरी है, लेकिन साथ में ये भी जरूरी है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन अलग अलग जगह पर होनी चाहिए। तो फॉर ए गैल्वेनिक सेल लिखिए सेकंड पॉइंट, फॉर ए गैल्वेनिक सेल ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन must appear at separate places, must appear at separate places, एंड वन मोर थिंग, जब भी सेल रिएक्शन लिखोगे उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं लिखना चाहिए। हाफ, अच्छा इन्हें बोला जाता है हाफ रिएक्शन, ये ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन है, ये रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स दिखेंगे, बट सेल रिएक्शन जब आप लिखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट होने चाहिए। बट यहाँ पर जो लैंग्वेज है वो कैसे यूज करनी है वो मैं बता रहा हूँ। अगर आपसे मैं पूछूं कि क्या इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, तो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व तो है इसके अंदर। कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, 2 राइट नाउ, 2 इलेक्ट्रॉन, एक लूज कर रहा है दूसरा गेन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपीयर नहीं होने चाहिए। तो लिख सकते हो सेल इलेक्ट्रॉन शुड नॉट अपीयर इन ए सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन शुड नॉट अपीयर इन ए सेल रिएक्शन, दिखने नहीं चाहिए। हमेशा सेल रिएक्शन लिखते वक्त इलेक्ट्रॉन को कैंसिल आउट करना है।
बट इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है, ये ध्यान रखना। तो ये था एक सिंपल सा डेनियल सेल जिसे गैल्वेनिक सेल है, एनोड कैथोड। अच्छा यहां पर एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो हमेशा एनोड टू कैथोड होगा। तो डायरेक्शन ऑफ करंट जो होगी, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो कहां से कहां, अपोजिट, कैथोड से एनोड। फिर से कहूंगा, कंफ्यूज नहीं होना, ये सब गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग है। ये एनोड और कैथोड, ये गैल्वेनिक सेल के एनोड और कैथोड है, तो इससे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ आप कंफ्यूज नहीं हो, वो अलग है और ये अलग। अब क्वेश्चन ये आता है कि चलिए समझ में तो आ गई कि गैल्वेनिक सेल वर्क कैसे करता है, लेकिन अब अगर हमें इस गैल्वेनिक सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना, जैसे डेली लाइफ में भी जो हम सेल्स यूज करते हैं, पेंसिल सेल जो यूज करते हैं, उनका सेल पोटेंशियल कितना होता है, 1.5 वोल्ट। तो कोई भी जो गैल्वेनिक सेल है उसका सेल पोटेंशियल कितना होगा, ये कैसे पता करते होंगे। तो एक तो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ नहीं, सेल बनाओ, वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो, उससे पता चल जाएगा कि जो सेल हमने बनाया है उसका सेल पोटेंशियल कितना है। वोल्ट मीटर आपको रीडिंग दे देगा और इसको हम लिखते हैं ई सेल। डेफिनेटली ये ई सेल, यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है और यहां पर क्या रिएक्शन हो रही है उस पर डिपेंड करेगा, यानी यहां पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है और यहां पर क्या पोटेंशियल डिफरेंस है। जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जितना यहाँ पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस उतना ही ज्यादा होगा, यानी सेल पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो बेसिकली एक्सपेरिमेंटली तो हम बहुत इजीली मेजर कर ही सकते हैं सेल पोटेंशियल कितना होगा, बट अब हम इस सेल पोटेंशियल को इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है इसलिए इसके ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से और यहाँ पर के रिडक्शन पोटेंशियल से थियोरेटिकली रिलेट करना चाहते हैं। यानी थियोरेटिकली हम इस सेल पोटेंशियल को फाइंड आउट करना चाहते हैं। कैसे कर सकते हैं वो अब देखते हैं। तो इनको हमें रिलेट करना है, सेल पोटेंशियल को रिलेट करना है, वो कैसे कर सकते हैं वो अब हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले वापस थर्मोडायनेमिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। यस, थर्मोडायनेमिक्स में मैंने आपको बताया था कि जो नॉन पीवी वर्क होता है, नॉन पीवी वर्क वो किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू नॉन पीवी वर्क डन बाय द सिस्टम। और ये नॉन पीवी वर्क का एग्जांपल, यस, इलेक्ट्रिक वर्क इज ए नॉन पीवी वर्क। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ये भी एक तरह का वर्क है, लेकिन इसमें कोई वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो ये पीवी वर्क नहीं है। ये कौन सा वर्क है, नॉन पीवी वर्क। और वो किसके बराबर होता है, डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी। राइट, तो डिक्रीज इन गिब्स फ्री एनर्जी इक्वल्स टू नॉन पीवी वर्क, ये ऑलरेडी हमें पता है। मैक्सिमम भी बोल सकते हो, मैक्सिमम नॉन पीवी वर्क। और अब अगर हम बात करें, ये जो वर्क हम कर रहे हैं नॉन पीवी वर्क जिसे आप कह सकते हो, तो इलेक्ट्रिक वर्क की है बेसिकली। इलेक्ट्रिक वर्क और इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, Q इंटू वी। Q जहां पर चार्ज कितना फ्लो कर रहा है और V पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहाँ पर टर्मिनोलॉजी थोड़ी अलग है, हम E यूज करते हैं, फिजिक्स में आप V यूज करते हो, तो इस V की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, E। और यहाँ पर ये जो Q फाइंड आउट करने का तरीका होता है, एक तरीका तो Q फाइंड आउट करने का करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम, ये होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। लेकिन यहाँ पर जो चार्ज कैलकुलेट करने का हमारा जो तरीका होगा वो अलग होगा, हम थोड़ा अलग तरीके से चार्ज कैलकुलेट करेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। तो कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि 1 चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन यानी Na, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Na कूलम। इसको अगर आप सॉल्व करो तो ये नियरली आता है 96,500 कूलम।
और इसे 1 फेराडे भी लिखा, F यानी फेराडे, 1 फेराडे, दैट इज चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन। ये फेराडे यूनिट की तरह भी यूज होता है। 1 फेराडे चार्ज मतलब 96,500 कूलॉम चार्ज, नियर वाली वैल्यू है, ये एग्जैक्टली नहीं होती, ध्यान, ठीक है, बट हम ये यूज कर सकते हैं हमेशा। और फेराडे कांस्टेंट की तरह भी यूज होता है। जैसे यहां पर अगर आप कह सकते हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन है तो कितना चार्ज होगा, 1 फेराडे, और अगर n मोल्स इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहे हैं तो कितना चार्ज फ्लो कर जाएगा, n इंटू एफ, n फेराडे कह सकते हो, n इंटू एफ। तो अगर किसी वायर के थ्रू अगर n मोल्स इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो चार्ज कितना फ्लो कर जाएगा, n इंटू एफ, इतना चार्ज फ्लो कर जाएगा, n इंटू 96,500 किलो। पोटेंशियल डिफरेंस V की जगह मैं क्या लिखूंगा, E, तो ये क्या हो गया, नॉन पीवी वर्क डन, जो कि किसके बराबर हम कह रहे हैं, माइनस ऑफ डेल्टा जी। तो यहां पर हमने क्या किया, डेल्टा जी को किससे रिलेट कर दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। डेल्टा जी को हमने किससे रिलेट कर दिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई, जहां पर एफ की वैल्यू 96,500 कूलॉम है, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड ई इज पोटेंशियल डिफरेंस। पहले इसका एप्लीकेशन देखते हैं, इसको हम कैसे यूज करेंगे वो देखेंगे, फिर हम इससे इन तीनों को रिलेट करेंगे। तो पहले डेल्टा जी को कैसे यूज करना होता है वो हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डेल्टा जी का एप्लीकेशन क्या है पहले वो देखते हैं। पहला पॉइंट क्या आता है कि अगर कोई रिएक्शन हो रही है और उस रिएक्शन को आपने ऑन पेपर ऐसे लिखा हुआ, ठीक है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ E1 लिख देता हूं। अब अगर हम इस रिएक्शन को ऑन पेपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और ऐसे लिख दें, तो क्या इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वही रहेगा या डबल हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें ये तो पता है कि ये जो डेल्टा जी होता है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। अगर किसी भी रिएक्शन को अगर आप 2 के फैक्टर से मल्टीप्लाई करो तो डेल्टा जी, डेल्टा एच, डेल्टा एस, ये सब उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यहाँ पर डेल्टा जी 2 मस्ट बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा जी 1, ये तो हम कह सकते हैं। और अब हम डेल्टा जी को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कनेक्ट कर सकते हैं। तो डेल्टा जी 2 क्या होगा, माइनस NFE, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 4। अच्छा, n का मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व, ऐसा नहीं कि इधर हो तो प्लस लिखो, इधर हो तो माइनस लिखो, या ऐसा कुछ नहीं, नंबर से मतलब है। तो 4 FE2, ये 2 तो ऑलरेडी यही है, इसकी जगह माइनस NFE, लेकिन यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 FE1 कैंसिल, E2 इक्वल्स टू E1। मतलब क्या हुआ, किसी भी रिएक्शन को ऑन पेपर आप 2 से 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होगा, जबकि डेल्टा जी, डेल्टा एच ये चेंज हो जाते हैं। इसको थोरोली वापस रिकॉल करो तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। स्टार्ट करते हैं, यानी रिएक्शन को अगर आप मल्टीप्लाई कर लो तो डेल्टा जी, डेल्टा एच और डेल्टा एच इन उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो पावर से चेंज होता है, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k स्क्वायर हो जाएगा। और रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन की अगर हम बात करें, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, तो जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो वो उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाती है। फिर से बता दो, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन चेंज होंगे, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू ए बी में कोई चेंज नहीं होता है, लेकिन रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन उसी फैक्टर से डिवाइड हो जाता है। और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, यानी यहाँ पर क्या हो रहा है, कोई मल्टीप्लाई हो रहा है, कोई पावर से चेंज हो रहा है, कोई डिवाइड हो रहा है, और किसी में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो वापस एक बार सबके साथ सोचना, बोल रहा हूँ, डेल्टा जी, डेल्टा एच उसी फैक्टर से मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पावर से चेंज हो जाता है, रेट कांस्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्शन उस फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं होता है।
सेकेंड वन, अगर एक रिएक्शन जो है उसको हम ऑन पेपर रिवर्स करके लिख दें, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल E1, और अब मैंने इसी रिएक्शन को ऐसे लिख दिया Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू जिंक E2, क्या होगा? ये तो हमें पता है इसका वो, अगर रिएक्शन को रिवर्स करके लिखोगे तो डेल्टा जी का साइन तो चेंज हो जाएगा, बिकॉज ये चेंज इन स्टेट फंक्शन है। तो ए से बी अगर पॉजिटिव है तो बी से ए नेगेटिव होगा, तो डेल्टा G2 = माइनस ऑफ डेल्टा G1। यहाँ पर डेल्टा G2 -2FE2, यहाँ ऑलरेडी माइनस है, -2FE1, तो यहाँ E2 = क्या हो गया? माइनस ऑफ E1। E2 = माइनस ऑफ E1, मतलब एक रिएक्शन को आप रिवर्स करके लिखते हो तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का साइन चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है तो रिवर्स करके लिख दोगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल हो जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिंक का है और रिडक्शन पोटेंशियल जिंक का नहीं आएगा। रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 का, रिडक्शन पोटेंशियल Zn+2 का। जैसे इसको ऐसे मान लो, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ, अगर बहुत बार क्या होता है हमें ऐसा लगता है कि अगर अच्छा इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है मतलब हमें इसका रिडक्शन पोटेंशियल पता है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर आपको किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा है तो रिडक्शन पोटेंशियल नहीं पता हो, लेट्स से A+2 A+3 अगर मैं आपको इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता हूं तो क्या बोलोगे? ये A+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अब इसका उल्टा करोगे तो क्या वो A+2 का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा? नहीं, वो किसका रिडक्शन पोटेंशियल आएगा? वो A+3 का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा। बहुत बार हम यहाँ पर क्या होता है इस तरह की लैंग्वेज यूज कर लेते हैं, ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है लेट्स से 0.5, तो रिवर्स कर दो तो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल आ जाएगा। अब आप सोचो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब तो जिंक माइनस स्टेट में जाता है, जो कि होता भी नहीं। तो यहाँ पर वो लैंग्वेज इसलिए हम यूज कर देते हैं, यहाँ पर जब बोला जाता है ना जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तो मतलब जिंक का नहीं होता, मतलब Zn+2 का होता है। क्योंकि यहाँ बड़ा अंडरस्टूड है कि यार Zn जिंक तो माइनस में जाते नहीं है, यानी रिडक्शन पोटेंशियल मतलब Zn+2 की ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन ज्यादा अच्छा बोलना क्या होगा? Zn+2 का रिडक्शन पोटेंशियल। यहाँ पर लैंग्वेज बहुत क्लियर होनी चाहिए, ये A+2 का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, इसको माइनस कर दोगे तो वो A+3 का रिडक्शन पोटेंशियल आएगा, A+2 का रिडक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा, वो कुछ होगा। देन थर्ड पार्ट पर आते हैं, अगर हम दो रिएक्शंस को ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा? जैसे हम यहाँ पर कर ही रहे थे, जिंक Zn2 +2 इलेक्ट्रॉन, ये E ऑक्सीडेशन था, कॉपर 2 +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टिंग इनटू कॉपर, ये E रिडक्शन। दोनों रिएक्शन को ऐड कर दिया हमने, ये हटा देता हूं, जिंक कॉपर 2 कन्वर्टिंग इनटू कॉपर Zn2, इसे हम बोलते हैं E सेल। फिर से वही डेल्टा G1, डेल्टा G2 एंड डेल्टा G3। तो डेल्टा G3 विल बी इक्वल टू डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। डेल्टा G3 इस रिएक्शन में -n की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है इसमें कितने? 2, तो ट्वाइस Fe से डेल्टा G1 -2Fe ऑक्सीडेशन -2Fe रिडक्शन, -2F सब में से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? E सेल इक्वल्स टू E ऑक्सीडेशन। यानी एक फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अगर हमें एक सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है और अगर हमें उसका ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल पता है तो दोनों को ऐड कर दो, उससे उस सेल का ई सेल आपको पता चल जाएगा। और लॉजिकल भी, जितना वो ई ऑक्सीडेशन ज्यादा होगा
उतना यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा एनोड पर, जितना ई रिडक्शन ज्यादा होगा, रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज यहाँ ज्यादा होगा, यहाँ ज्यादा नेगेटिव चार्ज, यहाँ उतना ही ज्यादा पॉजिटिव चार्ज, तो सेल पोटेंशियल भी उतना ही ज्यादा होगा। तो यहाँ से हम ई सेल फाइंड आउट कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, किसी भी सेल का जो ई सेल होता है वो नेगेटिव नहीं हो सकता। लॉजिक है, क्योंकि सेल जो है वो हमें करंट देता है, उसके अंदर जो भी रिएक्शन है वो अपने आप होती है, यानी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। अगर वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है तो आपको पता ही डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस NFE। हम चाहते हैं कि अगर डेल्टा जी नेगेटिव हो तो ई क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो किसी भी सेल का सेल पोटेंशियल जो है वो पॉजिटिव होता है। ई सेल इज ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, लेकिन इनमें से कोई नेगेटिव हो सकता है, इनमें से कोई एक नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इनका सम जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए। वही वाली बात होगी, एक प्रोसेस अगर हमें फिजिबल बनाना है तो यूनिवर्स की एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, चाहे सिस्टम की एंट्रोपी कम हो या सिस्टम की कम हो रही है तो सराउंडिंग्स की बढ़नी चाहिए, इस तरह से बढ़नी चाहिए कि दोनों का जो सम है यानी डेल्टा एस यूनिवर्स वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी वही लॉजिक है। तो ई सेल जो है वो हमेशा ही पॉजिटिव होगा। तो अब यहाँ पर इसी पर बहुत सारे बहुत बेसिक से क्वेश्चंस भी बनते हैं। आई थिंक बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। फाइंड ई सेल एंड राइट cell reaction and write cell reaction if any two of the following half cells are connected to form ये तीन हाफ सेल है और कहा जा रहा है कि इन तीनों में से दो को यूज करो और एक सेल बनाओ और उस सेल का सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करो। पहले तो सोचो कितने सेल बन जाएंगे, तीन ही बनेंगे, 6 तो नहीं, ऑब्वियसली बात। फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट कर दियो, फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दियो और सेकंड और थर्ड। इधर उधर रखने से कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना, इधर रखो या इधर रखो। तो 3 सेल बनेंगे। हाँ, अब कंफ्यूजन ये है कि यहाँ पर तो आपको सारी रिएक्शंस जो दे रखी है वो तो ऑक्सीडेशन की दे रखी है, ये भी ऑक्सीडेशन की, ये भी ऑक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन। तो एक डाउट आता है सर रिडक्शन किसका होगा। तो यहाँ पर जो दे रखा है सेल रिएक्शन वो सारी ऑक्सीडेशन की दे रखी, बट अगर आप 1 और 2 को कनेक्ट करोगे तो एक सेल में तो जरूरी है कि एक जगह ऑक्सीडेशन हो और दूसरी जगह रिडक्शन हो। तो क्वेश्चन ये आता है कि रिडक्शन किसका होगा। तो यहाँ पर अब हमें डिसाइड करना रिडक्शन किसका होगा, तो उसके लिए किसी एक को रिवर्स करना होगा।
यानी किसी एक का ऑक्सीडेशन किसी दूसरे का रिडक्शन। अब किसको रिवर्स किया जाए, तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, जिससे ई सेल पॉजिटिव आए, यानी ई सेल का आंसर पॉजिटिव होना चाहिए। आप इन दोनों में से किसी एक को रिवर्स कर दो, ई सेल निकालो, चेक करो वो पॉजिटिव है तो जो आपने किया वो सही है, अगर वो नेगेटिव है इसका मतलब जिसका आपने रिडक्शन करवाया उसका ऑक्सीडेशन करवाओ, और जिसका ऑक्सीडेशन करवाया उसका रिडक्शन करवाओ। आई थिंक बहुत आसान सी चीज है, इजीली समझ सकते हो। तो इसमें सेल 1 की मैं बात करता हूँ, 1 + 2, ऑब्वियसली बात है किसको रिवर्स करना चाहिए, इसको रिवर्स करके ऐड कर दो, इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे। कॉपर 2+ जिंक कन्वर्टिंग इनटू Zn2+ कॉपर, इसको रिवर्स कर दिया, ये ऑक्सीडेशन ये रिडक्शन, तो ई सेल इक्वल्स टू 0.76, इसको रिवर्स कर दिया 0.34, ये सेल रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या करें, डेफिनेटली यहां पर भी रिवर्स तो करना ही होगा। किसको करें, इसको या इसको, ऑब्वियसली इसको। ये -0.44 ये +0.76, मैं डायरेक्ट ई सेल का आंसर ही लिखा। और अगर 2 + 3 को कनेक्ट किया तो सेल रिएक्शन आप लिख लेना, आसान है। 2 + 3 किसको रिवर्स करना पड़ेगा, कॉपर को, तो 0.44 ऑक्सीडेशन, कॉपर का रिडक्शन 0.34, आंसर इज 0.78। इसमें लास्ट में एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मान लो ये एक और कोई सेल A+, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन ही हुआ है और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है -1 वोल्ट, और इसको हम थर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों को, बस इन दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, तो बताइए सेल पोटेंशियल कितना होगा। और क्या डायरेक्टली ऐड कर दें, नहीं, उसके लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 2 से। किसको रिवर्स करना पड़ेगा, इस वाली रिएक्शन को, तभी पॉजिटिव आएगा। 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, इसको रिवर्स भी करना होगा, तो सेल पोटेंशियल कितना होगा, 2.44, नहीं 1.44। क्यों, क्योंकि आपने इसको 2 से तो मल्टीप्लाई कर दिया, बट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो वही रहेगा। किसी रिएक्शन को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं होता। अब रिवर्स करके ऐड कर दो, तो ई सेल जो होगा यहाँ पर 1.1 जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है, तो बी केयरफुल, बिकॉज ज्यादातर जगह पर तो हम यही करते हैं, जिस फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं ΔG, ΔH, ΔS वो भी मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो इसीलिए यहाँ पर भी जल्दबाजी में ये मिस्टेक हो सकती है। सो बी केयरफुल, यहाँ पर आंसर 1.44 वोल्ट ही होगा। तो कुछ नहीं, बहुत बेसिक से क्वेश्चंस आते हैं कि सेल पोटेंशियल फाइंड आउट करो, सीधा सा लॉजिक है, एक का ऑक्सीडेशन होना चाहिए, दूसरे का रिडक्शन होना चाहिए, वो आप चेक कर लीजिए किसका ऑक्सीडेशन होगा किसका रिडक्शन। और हाँ, एक सेल में 2 ही हाफ सेल होंगे, 2 से ज्यादा नहीं कि इस तरह से बहुत सारे कनेक्ट करते, 2 ही हाफ सेल, उन्हीं को कनेक्ट करके हमें सेल बनाना है, और उससे हम ई सेल जो है वो निकाल सकते हैं। तो बेसिक सा पार्ट था, बट अभी इसमें और बहुत सारी चीजें हम आगे डिस्कस करेंगे। बट हाँ,
टाइम भी हमने ये समझ लिया कि सेल कैसे वर्क करता है और उस सेल का सेल पोटेंशियल उसके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन से किस तरह से रिलेटेड। बट अभी कोई ज्यादा होमवर्क नहीं है, तो अभी शीट में हमें पहले थोड़ा और पार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तब तक आप आयनिक का होमवर्क जो है अच्छी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।